क्रिएट होगा, एक फोनॉन नया बनेगा। अगर फोनॉन नया बनता है तो जाहिर है मोमेंटम जो नया फोनॉन बन रहा है उसके केस में कुछ मोमेंटम को लॉस होना चाहिए। सो इंसिडेंट वाला जो मोमेंटम है वो कम से कम रिड्यूस हो जाएगा। ओके, अब इसको मैं दोनों केसेस को एनालाइज करता हूँ कि एक ये कि इस किस्म की स्कैटरिंग में फोनॉन जनरेट हो या फिर फोनॉन जनरेट ना हो। लेट्स से कि फोनॉन जनरेट नहीं होता। बिफोर गोइंग टू दैट केस तो मैं आपको एक जनरल एक्सप्रेशन बता देता हूँ। जैसे ये इक्वेशन लिखी है हमने के प्राइम इज इक्वल टू के प्लस छी, ये इंसिडेंट सॉरी स्कैटर्ड जो वेव वेक्टर है इज इक्वल टू इंसिडेंट प्लस रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। अब अगर यहाँ पे कोई फोनॉन क्रिएट होता है, नया फोनॉन बनता है, अगर नया फोनॉन बनता है तो मतलब ये है कि जो स्कैटर हो रहा है, जो फोटॉन स्कैटर होके जा रहा है उसके साथ ही, क्योंकि स्कैटरिंग इज योर प्रोडक्ट स्टेट। इनिशियल में आपके पास क्रिस्टल का मोमेंटम था, या फिर आप यूं समझ लें कि फोटॉन का मोमेंटम था प्लस क्रिस्टल की वेव वेक्टर थी, ये वाली चीज जो इनका प्रोडक्ट बना है उसमें वो स्कैटर्ड मोमेंटम प्लस एक नया जो फोनॉन जनरेट हुआ है वो होना चाहिए, क्योंकि फोनॉन भी तो कोई मोमेंटम लेके जाएगा। सो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही एक्चुअली में शो हो रही है, या कंजर्वेशन ऑफ वेव वेक्टर ही शो हो रही है कि इंसिडेंट इज इक्वल टू स्कैटर्ड। सो के प्लस के प्राइम प्लस के, दिस कैपिटल के जिसका ये छोटा सा बार मैं आपको शो करवा रहा हूँ, आई दिस इज द वेव वेक्टर एसोसिएटेड विद फोटॉन। और अगर एब्जॉर्ब होता है तो उस केस में क्या होगा? एब्जॉर्ब होने का मतलब ये है कि इस इक्वेशन में के इंसिडेंट और स्कैटर्ड जो है, स्कैटर्ड में से कुछ जो मोमेंटम है वो रिड्यूस हो जाना चाहिए। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें कि माइनस होगा तो मतलब एब्जॉर्ब हुआ है, या फिर एब्जॉर्ब होने का ये मतलब है कि इंसिडेंट में जाके उसको आप ऐड कर दें, एक नई क्वांटिटी ऐड कीजिए। के प्राइम इज इक्वल टू के प्लस छी प्लस कैपिटल के। Note this small k is associated with your scattered and incident photon, while this capital K is incident with your phonon, either it is absorbed or generated. So इन दो इक्वेशन को देखें, एक में क्रिएटेड के लिए ये है और एब्जॉर्ब के लिए ये है। लेट्स से कि हम दोनों सिनेरियो को इस तरह से कहते हैं कि एक केस ये है जिसमें कोई फोनॉन क्रिएट ही नहीं हुआ और ना ही एब्जॉर्ब हुआ है, दूसरा केस ये है कि जिसमें एक फोनॉन क्रिएट हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है। सो अगर केस ये हो कि नो फोनॉन स्कैटरिंग, किसी किस्म का कोई फोनॉन जनरेट ना हो, तो मतलब कैपिटल के जीरो हो जाएगा। सो इस इक्वेशन में कैपिटल के जीरो है, अगर इस इक्वेशन में कैपिटल के जीरो हो तो देन के प्राइम इज इक्वल टू के प्लस ची, व्हिच इज योर दिस इक्वेशन। यस, एंड अल्टीमेटली दिस इक्वेशन इज लाउस कंडीशन, या फिर वो जो आप सिलेक्शन रूट को देख रहे थे या ब्रैग्स इक्वेशन में जो यूज की थी, दैट इज ट्रू दिस केस। अब लेट्स से दूसरा केस ये था, फर्स्ट केस ये था कि नो फोनॉन, सेकंड केस ये है कि एक फोनॉन जनरेट होता है। अब फोटॉन की बजाय मैं स्कैटरिंग न्यूट्रॉन की करवा लेता हूँ, व्हिच इज इम्पोर्टेंट इन कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। सो न्यूट्रॉन अस्यूम करिए कि इंटरेक्ट करता है क्रिस्टल के साथ। अब जब न्यूट्रॉन इंटरेक्ट करेगा, वो क्रिस्टल इंटरेक्शन से मुराद ये है कि वो उसके न्यूक्लियाई के साथ इंटरेक्ट करेगा। अज्यूम दैट कि आपके पास जो न्यूट्रॉन था, इंसिडेंट न्यूट्रॉन, उसका वेव वेक्टर के है, स्कैटर्ड न्यूट्रॉन का वेव वेक्टर के प्राइम है, और छी उस क्रिस्टल का लैटिस वेक्टर है। सो
In case of this scattering, elastic or inelastic scattering, initial momentum is equal to your final momentum, right? So initial, I mean, wave वेक्टर की जो कंजर्वेशन है वो वैलिड है. सो वेव वेक्टर के केस में इंसिडेंट जो न्यूट्रॉन है उसका वेव वेक्टर प्लस क्रिस्टल का वेव वेक्टर, ये आपका इनिशियल सिस्टम है. फिर स्कैटरिंग के बाद जो स्कैटर्ड फोनॉन है, स्कैटर्ड वो न्यूट्रॉन है, उसका वेव वेक्टर प्लस माइनस दिस फोनॉन, आइदर फोनॉन इज एब्जॉर्ब्ड और फोनॉन इज रिलीज्ड. सो दोनों के केस में कोई एक साइन तो होगा, एब्जॉर्ब हो रहा है या रिलीज हो रहा है, जैसे इसमें था. अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो प्लस का साइन है, इधर आके ये माइनस हो जाएगा. दैट मीन्स के प्राइम माइनस के इज एब्जॉर्ब केस और के प्लस के प्राइम इज योर क्रिएटेड फोनॉन केस. सो ये इक्वेशन आपको बता रही है कि आइदर फोनॉन इज एब्जॉर्ब और फोनॉन इज रिलीज्ड. सो बोथ सिनेरियोज आर देयर, लेकिन सिर्फ एक फोनॉन है, एक से ज्यादा फोनॉन नहीं है. अगर एक से ज्यादा फोनॉन होते तो हमें फिर दूसरे फोनॉन का मोमेंटम भी यहाँ इंक्लूड करना, वेव वेक्टर भी इंक्लूड करना पड़ता. इस वक्त मैं सिर्फ वन फोनॉन की बात कर रहा हूँ. अब इस इक्वेशन की वैलिडिटी जाहिर है, और हम चूज करते हैं इस जी को इस तरीके से कि ओवरऑल जो ये के है इट लाइज इन योर फर्स्ट ब्रिलियन जोन. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर फर्स्ट ब्रिलियन जोन में एग्जिस्ट करता है. आप अगर रेसिप्रोकल वेक्टर कोई ऐसा चूज करें, चाहे वो वेक्टर सेकंड ब्रिलियन जोन में एग्जिस्ट करता हो, लेकिन आप रेसिप्रोकल वेक्टर उसके साथ ऐसा चूज कर सकते हैं कि वो फर्स्ट ब्रिलियन जोन में उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सके. सो इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट न्यूट्रॉन है, हमें पता है कि न्यूट्रॉन का मास है m, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी इट्स हाफ एम वी स्क्वायर या फिर पी स्क्वायर बाय 2m, वेयर p इज द मोमेंटम ऑफ दिस neutron and m is the mass of neutron. ये for the case of massive particle we know that. लेकिन इसी मोमेंटम को हमने इसी न्यूट्रॉन के साथ वेव वेक्टर के भी एसोसिएट कर रखा है. सो के वेक्टर अगर इसके साथ एसोसिएट कर रखा है तो इसका मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ वेव वेक्टर भी लिखा जा सकता है, which is h bar k. So p square is given by this thing. इसको अगर आप बैक प्लग करें, note this I is for the incident and n is for the neutron. So in case of incident neutron, the energy is given by this expression h bar square k square by 2m. और scattered की फिर इसी तरह से, क्योंकि उसके correspondingly के प्राइम वेक्टर है तो उसकी एनर्जी S is corresponding to scattered neutron, और scattered neutron की एनर्जी h bar square के प्राइम स्क्वायर बाय 2. अब ये एनर्जी हमने न्यूट्रॉन की निकाली है कि इंसिडेंट न्यूट्रॉन इस एनर्जी का था, क्रिस्टल के साथ स्ट्राइक किया है और फिर जनाब कोई फोनॉन क्रिएट हुआ है या फिर एब्जॉर्ब हुआ है. अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करते हैं यहाँ, जो कि वैलिड होनी चाहिए, अगर न्यूट्रॉन जनरेट हो रहा है, सॉरी यहाँ से फोनॉन जनरेट हो रहा है, वो फोनॉन कुछ एनर्जी लेके जाएगा, तो मतलब ये हुआ कि जो इंसिडेंट न्यूट्रॉन की एनर्जी थी that must be equal to the energy of scattered photon, scattered neutron, plus or minus the energy of phonon. So this incident energy, क्योंकि सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल तो इसमें है नहीं, हमने उसको स्पीड के साथ मूव करवाया था और वो क्रिस्टल के साथ स्ट्राइक किया है, और क्रिस्टल भी रेस्ट में था तो उसकी इनिशियल एनर्जी कोई नहीं थी.
सो जो इंसिडेंट एनर्जी ऑफ योर न्यूट्रॉन है ये इक्वल होनी चाहिए स्कैटरिंग के बाद जो एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन है plus minus h bar omega, where h bar omega is for your single phonon. H bar omega is for single phonon. So phonon create या absorb होता है तो उसकी एनर्जी भी यहाँ आ जाएगी. So conservation of energy जो है वो ये चीज़ आपको इंडिकेट करती है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप अप्लाई करके इसमें से निकाल सकते हैं कि जो इसकी आई मीन एनर्जी ऑफ योर फोनॉन है इज गिवन बाय एच बार ओमेगा. इसको आप इधर लेके जाएं तो आपके पास ये एनर्जी आ जाएगी फोनॉन की, राइट. या इसी इक्वेशन में से आप ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस ओमेगा विल बी, यहाँ से आप सिंप्लीफाई करें इस इक्वेशन को, एच बार omega is given by h bar square over 2 m mass of neutron into k square minus k prime square. या इसमें से आप एक एच को इधर एक एच के साथ कैंसिल कर दें तो आपके पास ओमेगा इन टर्म्स ऑफ के एंड के प्राइम आ जाएगी. सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ the scattered phonon, the frequency of created or यहाँ प्लस माइनस का साइन होगा, phonon is given by omega is equal to this thing. अब ओमेगा देखें डिपेंड कर रहा है इस के और के प्राइम के साथ. सो अल्टीमेटली इसका कंक्लूजन ये निकला कि आप जो फोनॉन की फ्रीक्वेंसी है या जो फोनॉन की एनर्जी होगी वो डिपेंड करेगी कि आपके इंसिडेंट न्यूट्रॉन की एनर्जी क्या है, या फिर आप मेजर करते हैं इंसिडेंट पोर्ट न्यूट्रॉन की एनर्जी और फिर स्कैटर्ड होने के बाद की एनर्जी न्यूट्रॉन की. तो इन दोनों के डिफरेंस से आप फोनॉन की एनर्जी के बारे में बता सकते हैं कि उसकी एनर्जी कितनी है या कितनी एनर्जी क्रिस्टल में ट्रांसफर हुई है. दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर स्कैटरिंग. अब आपके ज़िम्मे एक टास्क है जो आपने अपने जिस रजिस्टर पे लेक्चर नोट करते हैं उस पे सॉल्व करना है. वो ये है कि यहाँ पे मैंने अस्यूम किया था कि सिंगल फोनॉन या वन फोनॉन स्कैटरिंग है. अगर मैं वन फोनॉन की जगह दो फोनॉन यहाँ ले आता हूँ, मतलब एक K1 ये कर देता हूँ और इसके साथ कोई दूसरा फोनॉन भी इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ K2 के साथ, तो फिर ये एनर्जीज पे क्या फर्क पड़ेगा या ओमेगा किस तरह से बनेगा, और उन फोनॉन में जो दोनों फोनॉन निकल रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज आपस में कैसे रिलेट की जा सकती है. नोइंग दैट के हमारे पास जो इंसिडेंट न्यूट्रॉन है उसकी एनर्जी अज्यूम कर लीजिएगा कि कोई भी गिवन एनर्जी है 5 लेट्स से ओके 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर लीजिए या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर लीजिए. जो स्कैटर्ड है उसकी एनर्जी को थोड़ा रिड्यूस कर लें अपनी मर्जी से और उसके करस्पॉन्डिंगली आप निकाल कर दें कि ये इनकी एनर्जीज पे क्या फर्क पड़ेगा. That's all about today's lecture. Thank you very much. If you have any question, just let me know in the comment section.